अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सारा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू आर इन गुड स्पिरिट्स। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान बहुत जल्द एक मुआहिदा तय पाने वाला है। एक 14 पॉइंट्स फॉर्मूले के ऊपर जो है उसको तैयार कर लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स भी कुछ इस हवाले से ही इशारा कर रही हैं कि शायद कोई लेन देन तय पा गया है, मगर ईरान के रुकने पार्लियामेंट इब्राहिम रजाई ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया है इन तमाम तर रिपोर्ट्स को। एट द सेम टाइम एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कि अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को टेम्परेरीली हॉल्ट कर दिया है। इसकी क्या वजूहात है और इब्बास अरागची के दौरा चीन के बाद चीन का सालिसी की पेशकश करना कितना अहम है, इस पर सलीम बुखारी साहब का तजिया लेंगे। इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम हम बात करेंगे भारतीय पंजाब में यक्के बाद दीगरे 2 धमाके हुए हैं जिसकी जिम्मेदारी खालिस्तान ग्रुप ने कबूल की है। इसके अलावा मणिपुर में भी इस तरह के वाकयात जो हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो अदम इस्तेकाम जो भारत के अंदर हम देख रहे हैं, क्या ये भारत की रियासत के अकलियतों के खिलाफ जो जुल्म बर्बरियत है उसका नतीजा है? तजिए के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। सायरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि एक ऐसा मुआहिदा जिसके ऊपर इत्तेफाक वो कह रहे हैं ऑलरेडी हो चुका है, अगर ईरान उसको तस्लीम कर लेगा तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा। आपको लगता है कि अमेरिका ईरान तनाज़े की कश्ती अब किसी किनारे लगने वाली है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे ये लगता है कि ट्रंप एंड को जो है ना, वो इस जंग को नॉन सीरियसली ले रहे हैं। वो समझते हैं इट्स ए वीडियो गेम। जब आपका दिल चाहे ऑन करें, एक नई दरफुंतनी छोड़ दें, एक नया बयान छोड़ दें। मतलब भाई, इट इज़ अ सीरियस मैटर, इट हैज़ टू बी टेकल्ड सीरियसली। आपका सामना ईरान जैसी कौम से है तो आपको होश के नाखून लेने चाहिए। बात वो करें जिस पर आप कायम रह सकें। आपको कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ईरानियन लीडरशिप तो कोई बयान सीरियसली लेती ही नहीं है अनलेस कि उनको ये यकीन हो जाए कि ये वाक़तन दे मीन इट जी। अगर मैं आपको गिनवाना शुरू, जब से जंग शुरू हुई है, कितनी 100 मरतबा ट्रंप एंड को अपने बयानात से वापस जा चुके हैं, वो आपके सामने हैं। अभी वो हेग्सिस जो है, जिसको पीटू कहता हूँ मैं, वो इज मिस्टर पीटू। मिस्टर पीटू कल फरमा रहे थे कि बस ये फ्रीडम प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया। अब तो अब नए हुर्मत समझो हमारे कंट्रोल में और दुनिया की ट्रैफिक शुरू हो जाएगी। याद है ना आपको? अरे अकल के अंधो, कुछ तो ऐसा कहो जो ग्राउंड रियलिटीज के साथ मैच करता हो। आप हर दूसरे लम्हे में कुछ ना कुछ ऐसा कह रहे हैं जो आपकी ख्वाहिशात हो सकती हैं, जो आप चाहते हैं कि वहाँ हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ आपके साथ नहीं हैं जी। आपने जिस फ्रीडम प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की बात की ना, आपने ईरान से बात की कोई, यानी जो मेन स्टेक होल्डर है वहाँ, जिसका कंट्रोल है इस वक्त आपने हुर्मस के ऊपर, आपने उससे बात नहीं की, एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया आपने। और भाई आप हैं कौन? आपकी रिट को चैलेंज कर दिया हुआ है ईरान ने। आपको उसने आबनाए हुर्मस के करीब नहीं आने दिया है, तो आप इस तरह के प्रोजेक्ट कैसे लॉन्च कर सकते हैं बगैर उसकी कंसेंट के? लिहाजा उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हुआ कि कीमत चुकानी पड़ी, खुद अमेरिका को कीमत चुकानी पड़ी। उनके भी 2 जहाज़ों को जो उनकी नेवी के थे उनको चैलेंज किया उन्होंने। कहने का मतलब ये है कि जब आप ग्राउंड रियलिटीज़ के बगैर इस तरह की बातें करेंगे, अभी हमें अचानक बताया गया इत्तेफाक राय हो गया एक 14 नकाती फार्मूले पर। ये मैंने तो नहीं कहा, आपने तो नहीं कहा, ये तो उन्होंने अपनी एजेंसी से कहलवाया, जो क्या है एक्सक्लूसिव समथिंग लाइक दिस। भाई, अमेरिकन मीडिया से भी आप ऐसी बातें फैलाएं जो ग्राउंड रियलिटी के कम से कम करीब तर तो हों। अब उस बयान का, उस दावे का जिस तरह से भुरकस ये ईरान के लीडर जिसका आप तज़किरा फरमा रही थी, इब्राहिम रजाई, जिस तरह उसने उड़ाया, उसने कहा कोई मुआहिदा नहीं हुआ है, कोई मुआहिदे के करीब हम नहीं हैं। आप कह रहे हैं, मैं तो हैरान था जब मैंने ये सुना। आपको याद होगा मैंने आपसे भी कहा, मैंने कहा ये मैं कैसे मान लूँ कि ईरान अपनी अफसुदा यूरेनियम अमेरिका को मुंतकिल करने पर राजी हो गया? हो नहीं सकता। आप देखें कि सुप्रीम लीडर जो है उसका बयान क्या था? उसने कहा जिस तरह हमें अपनी सरजमीन माँ की तरह प्यारी है, इसी तरह से ये हमारा एसेट जो है हमें उतना ही प्यारा और अजीज़ है। तो वो कैसे डाल देंगे झोली में उसके? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आती कि इस तरह के बयान दिए कैसे जाते हैं और फिर उसको ये तवक्को कैसे की जाती है कि लोग इसको मान लेंगे। एनीवे, हैविंग सेड दैट, जो आबनाए हुर्मस में जो कुछ अमेरिका करना चाहता था, उसका नतीजा ये हुआ कि ये जंग फैली खलीजी रियासतों तक। उसका ख्याल ये था कि ईरान सिर्फ ब्लीड करेगा, लेकिन वो बकौर राहत अंदौरी के लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ईरान ने साबित किया कि नहीं भाई साहब, अगर हम ब्लीड करेंगे तो ब्लीड वो भी करेंगे जो अपनी जगह पर अड्डे कायम करके बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी दानिशमंदी की बात होनी चाहिए
जिससे सूरत हाल रिजॉल्व हो। मुझे यूं लगता है, ये मेरा कैंडिड व्यू है, कि ट्रंप को अब जल्दी है कि कोई ना कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए कि वो ग्रेसफुल तरीके से दौरा चीन कर सके, क्योंकि चीन की क़यादत ने एक से ज़्यादा मरतबा ये कहा है कि हम ईरान के साथ हैं, हमारे ईरान से ताल्लुकात की नौयत स्ट्रेटेजिक है जी। उन्होंने ये भी कहा है फॉरेन मिनिस्ट्री की इस ब्रीफिंग में, ट्रंप साहब यहाँ तशरीफ लाने से पहले ईरान के साथ मामला जात सुलझा के आइएगा, क्योंकि अगर आप सुलझा के नहीं आए तो हमारी तरफ से एजेंडे पर ये सबसे टॉप पर होगी ये आइटम जी। इट इज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर ट्रंप टू सॉर्ट इट आउट बिफोर ही गोज टू चाइना। बिल्कुल बुखार साहब, डोनाल्ड ट्रंप की ये ट्वीट तो यूँ लग रहा है ईरान के लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि इधर एक्सेप्ट दिस डील या फिर पहले से भी ज़्यादा बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो आप पे अब आप मुझे अपने ईमान से बताएं ये धमकी कितनी दफ़ा दी है उन्होंने? जी। कम से कम एक दर्जन मरतबा तो हमने अपने प्रोग्रामों में तस्करा किया है। हाँ जी। हर दफ़ा उन्होंने कहा तबाह कर देंगे, सिविलाइजेशन मिटा दूंगा, ईरान को सब दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। ये सारे उन्हीं के बयान हैं, मेरे तो नहीं है ना। इसलिए तो मैं ट्रंप को कहता हूँ उसको कि बात आप ऐसी करें जिस पर आप पूरा उतर सकते हो, या जो मुमकिनात में से हो। जब आप ऐसे बयान देंगे जो मुमकिनात से भी दूर हैं और आ रही हैं मुमकिनात से, तो फिर आपके बयान का असर भी उतना ही होगा। मुझे यूँ लगता है हो कुछ रहा है, ये मैं कहने के लिए आमादा नहीं हूं कि कुछ नहीं हो रहा। बैकडोर डिप्लोमेसी अपने अरूज पर है। पाकिस्तान की सालसी का किरदार मेरे ख्याल से इतना एक्टिव कभी रहा ही नहीं होगा, किसी भी सालिस का किरदार जितना हमारा है जी। इसलिए उसकी वजह है, नॉर्मली होते ये हैं कि सालिस ऐसे होते हैं जिनका स्टेक कोई नहीं होता दोनों तरफ। हमारे हर तरफ स्टेक्स हैं, हमारे अमेरिका के साथ स्टेक्स हैं, हमारे ईरान के साथ स्टेक्स हैं, हमारे खलीजी रियासतों के साथ स्टेक्स हैं जी। इसलिए हमें तो बहुत केयरफुली हैंडल करना है सूरत हाल को कि ये काबू से बाहर ना हो। बिल्कुल बुखारी साहब, एक्सियोस की आप जैसे बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ पेशरफ्त तो हो रही है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो हो रही है। इस बात की तस्दीक ईरान के हुकाम की जानिब से भी की गई थी कि अमेरिका का एक 14 पॉइंट प्रपोजल जो है वो ईरान को रिसीव हुआ है, ईरान ने भी उसके ऊपर रिएक्शन देना है। एक्सियोस की रिपोर्ट कुछ उसकी तफसीलात जो हैं उसके अंदर बताई गई हैं, बहुत सारे नुक्ते जो हैं वो उनको डिस्क्राइब किया गया। इनफैक्ट आपको क्या लगता है कि ईरान इनमें से किन चीज़ों के ऊपर गिव एंड टेक कर सकता है और कौन सी जो है वो ईरान के लिए रेड लाइंस होंगी? मेरे ख्याल से न्यूक्लियर वाली बात तो बिल्कुल रेड लाइन है ईरान की, वो तो इसके ऊपर किसी सूरत आएगा ही नहीं, इसको तो आप निकाल दें इसमें से। दूसरी बात यह है कि अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो आबना हुर्मुज़ जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर हम उसको फंक्शनल कर देंगे, पॉसिबल है। मगर प्रोवाइजो है साथ कि हमने एक कानून बना दिया है जिसके तहत यहाँ से ट्रैफिक कंट्रोल होगी जी। ठीक है, आगे चलिए जनाब। दूसरी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि ईरान से यूरेनियम की अफसूदगी और 20 साल के लिए मजीद यूरेनियम अफसूदा ना करना, ये डिमांड्स हैं, फैसले नहीं है। ईरान हैज़ रेजिस्टेड कि हम नहीं करेंगे ये वादा आपसे कि हम 20 साल तक यूरेनियम अफसूदा नहीं करेंगे, हम करते रहेंगे उस लेवल के ऊपर जो इंटरनेशनल चार्टर्स और कन्वेंशन में इजाज़त है जी। यानी ये तो एक हर रुकन मुल्क जो है यूनाइटेड नेशन का, उसको इजाज़त है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को परसू करे फॉर सिविलियन पर्पसेस, फॉर पीसफुल पर्पसेस। वो भी आप छीनना चाहते हैं ईरान से, क्यों? ईरान ने बच्चे मारे हैं आपके। तो कहने का मतलब यह है कि वो इस पर आमादा हैं कि हम इस अफसुदगी का लेवल नीचे ले आएंगे, और ये तक भी मैंने सुना है कि उन्होंने कहा कि उस लेवल पर ले आएंगे जो इंटरनेशनली इजाज़त है जी, और उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। बिल्कुल बुखारी साहब, जो अमेरिका की तरफ से देने की बात की जाती है वो ये होती है कि ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या ये पाबंदियां ईरान के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एट दिस पॉइंट कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ही इसकी वजह से जो है? बिल्कुल भी नहीं। 47 बरस तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। सैंक्शन रजीम, दुनिया की लॉन्गेस्ट सैंक्शन रजीम उन्होंने बर्दाश्त की है। उसमें से सेल्फ रिलायंस को उन्होंने टूल बना के अपना दिफा भी मजबूत किया है और सर्वाइव भी किया है एज ए नेशन। ये सबके सामने है। दूसरी बात यह है कि आप ऐसी टर्म्स या ऐसी कंडीशंस लगाएं जो डूएबल्स हों। वही ना, जिस तरीके से कहा गया कि ख्वाहिशात को आप रियलिटीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और ख़ास तौर से जबकि आपका सामना जो है वो आपके किसी तफैली, वो वेनेजुएला नहीं है, वो ग्रीनलैंड नहीं है, वो ईरान है। ईरान ने आपकी ये मिथ तोड़ दी है कि आप शाम को दाखिल हों, मुल्क पे कब्जा करें, तेल यहाँ से निकाल के ले जाएं। जिस तरह देखें ना, मुझे ये बताएं, मैं इसको ट्रंपू क्यों ना कहूँ,
एक प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट कह रहा है हम तो पायरेट हैं, हमने देखे जहाज पे कब्जा किया, हम लोग गिरफ्तार किया और तेल पे कब्जा कर लिया। ये गुफ्तगू है? आई मीन डू यू थिंक दिस इज स्टेट्समैनशिप? अमेरिकन को शर्म से डूब मरना चाहिए कि एक ऐसा आदमी उनको लीड कर रहा है जिसकी ना ज़ुबान काबू में है, ना ख्वाहिशात पर कोई कंट्रोल है, जो उसके मुंह में आता है वो कह देता है। और उनके सामने बैठे हुए लोग, वो लोग जो तालियां बजाते हैं, मैं तसलसल से कह रहा हूं कि वो अमेरिकी कौम के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको ना रोका गया तो ये कहाँ ले जाएगा अमेरिका को? ये तो मेरे ख्याल से आने वाला मौरख ही इसको सही लिखेगा। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो मैंने कहा है कि एक स्पॉइलर है इस खित्ते में जिसका नाम इजराइल है और जिसके लीडर का नाम जो है नेतन्याहू है। नेतन्याहू साहब अब भी तैयारी कर रहे हैं ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमले करने की। सबक सीख लेंगे वो, इस दफ़ा उन्होंने किया, क्योंकि अमेरिका इस दफ़ा साथ नहीं होगा। क्योंकि अगर अमेरिका साथ होगा तो अमेरिका भी फिर इसकी कीमत चुकाएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये स्पॉइलर जो है इसको कंट्रोल करना अमेरिका का काम है। क्योंकि अगर अमेरिका संजीदगी से चाहता है कि हुर्मुज़ में अमन हो, वहाँ नॉर्मल ट्रैफिक का फ्लो हो, अगर वो चाहता है कि खित्ते के अंदर आग के बादल छट जाएं हमेशा के लिए, तो उसको उस स्पॉइलर को काबू में करना होगा, उसको लगाम देनी होगी, पटा डालना होगा उसके गले में। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अदरवाइज़ वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगा। उसने इस जंगबंदी को जो वन वे और द अदर काम कर रही है अभी तक, स्पॉइल करने के लिए लिबनान वाली दरफुतनी ईजाद की जी, और तसलसल के साथ वहाँ पर बमबारी करके 3-3,500 लोगों को शहीद किया उसने। नतीजा ये निकला कि वो प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान जो अमेरिका के कहने पर चले गए थे वहाँ इसराइल के साथ बातचीत करने के लिए, ही हैज रिफ्यूज्ड टू सी नेतन्याहू, जो मुलाकात तय थी उसके साथ। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, आपने बता तो दिया कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। फिर ईरान किन चीज़ों के ऊपर नरमी दिखाएगा या किन चीज़ों में गिवन कर सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है बाकी स्टेक होल्डर्स को साथ मिला के करनी पड़ेगी। ईरान यूनिलैटरली तय नहीं कर सकता जिस तरह अमेरिका नहीं तय कर सकता। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि एक दूसरे के ऊपर हमला ना करने का सबसे बड़ा कंसर्न अमेरिकन का हमेशा ये रहा है कि ईरान कहीं खा ना जाए इसराइल को। ईरान इसके ऊपर आमादा है कि अगर हमारे पर अटैक नहीं होगा तो हम भी किसी पर नहीं करेंगे, और ना तारीख में उन्होंने कभी किसी पर किया है। इसराइल जो है वो, मैं कहता हूँ ना कि दो शैतान जो हैं इस दुनिया के, एक मूदी है और दूसरा ये नेतन्याहू जो है। इनके आप देखिए मिशंस क्या हैं। एक ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, अपने साथ इर्द गिर्द की सारी कौमों को हड़प करना चाहता है। दूसरी तरफ मोदी है जो अखंड भारत बना के सार्क के 7 मुल्कों को समेत अफगानिस्तान के हड़प करना चाहता है। लुक एट द कॉमन कॉज। विक्टिम्स कौन है? मुस्लिम्स। तो ये जो इस एजेंडे को स्पॉन्सर कर रहा है अमेरिका, उसको किसी ने तो रेजिस्ट करना है ना। आप ये देखिए कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे गले ये आएगी, जिस तरह कहते हैं कि हम तो मशरिक़ वस्ता के बैकयार्ड में बसते हैं, हम तो ईरान के साथ जुड़े हुए हैं, अगर बात वहाँ तक पहुँची तो फिर हमें भी अपना दिफा करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम रेजिस्ट नहीं करेंगे, अगर इन कुव्वतों का मुकाबला नहीं करेंगे, तो ये इनके सारे डरावने ख्वाब जो हैं तो पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल बुखारी साहब, आप जिस तरह का आप भी कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ होता दिखाई दे रहा है, आपको भी लग रहा है, एक्सियोस की रिपोर्ट भी ये बता रही है। बुखारी साहब, फिर अब जब से हम देखते हैं कि हर बयान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप यही बात करते हैं, उनके पीट हेगसेथ चाहे उनकी ब्रीफिंग हो, मार्को रूबियो की हो, जो भी अमेरिका की तरफ से बयान आता है उसके अंदर कहा जाता है कि जो ईरान का यूरेनियम है उसको निकाला जाएगा वहाँ से। तो आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर ईरान कॉम्प्रोमाइज़ करेगा या अमेरिका को गिवन करना पड़ेगा? देखिए, अमेरिका हैज़ टू गिव इन। मेरी इतलात ये हैं कि अमेरिका इज़ विलिंग टू गिव इन। वो ये कह रहा है कि अगर आप 20 साल के लिए यूरेनियम मफरूदा करने का इरादा तर्क कर दें या मान जाएं इसके ऊपर, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रखें इसको अपने पास। ये मेरी इतलात है जी। लेकिन बार्गेनिंग चिप के तौर पर वो फोकस इस पर किए हुए हैं कि नहीं ये तो हमें चाहिए। मेरी बात समझ नहीं आप? जब दो मुज़ाकरातकारों के बीच में अपने अपने पॉइंट्स के ऊपर बहस होती है या किसी नतीजे पे पहुंचना होता है, तो एवरीबडी कीप्स हिज चिप्स ऑन। वो ऐसे मुतालबात करते हैं जो अनहोने हो और वो मनवा लेते हैं जो वो मनवाना चाहते हैं। ये गिव एंड टेक है ना, इसी को कहते हैं कुड प्रो को। और क्या है? मुज़ाकरात और काहे के लिए होते हैं? बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके आप आते हैं
और फिर कुछ लो कुछ दो के नतीजे में कोई ना कोई मुआहिदा हो जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान किसी सूरत भी अपना न्यूक्लियर ऑप्शन जो है उसको टोटली सरेंडर करेगा टू ट्रम्प एंड कंपनी। बिल्कुल बुखारी साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हम कल बात कर रहे थे कि अब्बास अरागची साहब जो है वो दौरे चीन के लिए गए, उसके बाद चाइना ने ऑफर की है सालिसी के लिए। ये कितनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है? क्या मुज़ाकरात पाकिस्तान से शिफ्ट होते दिखाई दे रहे हैं आपको बीजिंग की तरफ? बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है, मैं इसकी तरफ बाद में आऊँगा, लेकिन इससे पहले इस दौरे चीन की बात कर लेते हैं। देखिए, ये दौरा बहुत तरह से बहुत अहम है। इससे पहले अरागची रशिया गए थे जी। उस दौरे के नतीजे में रशिया ने क्या कहा था कि मैं सालिसी के लिए तैयार हूँ। चाइना के दौरे के बाद चाइना ने क्या कहा है, हम सालिसी के लिए तैयार हैं। क्या हम यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज नहीं करते रह गए? दोनों सुपर पावर जो हैं चुप करके बैठी है, बोलती नहीं है, तो क्या ये उनकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट के इशारे नहीं है? ये बहुत अहम बात कर रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश कीजिए इसको, कि दोनों का ये कहना कि हम सालिस बनने पर आमादा हैं, इसका मतलब ये है कि नाउ दे हैव डिसाइडेड फाइनली टू लैंड इनटू द प्रे। ठीक है जी, क्या नतीजा इसका निकलेगा उसके ऊपर बाद में आते हैं। आपका सवाल क्या था? कि बुखारी साहब, आपको लग रहा है कि चाइना अब मेन? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो मुझे ये लगता है कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड यहीं होगा इस्लामाबाद में, लेकिन फाइनल डॉक्यूमेंट पर साइन शायद बीजिंग में हूँ। हाँ। और मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ड्यूरिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प्स विजिट टू चाइना। और कोई ना कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर हमको मिल सकती है वहां से। लेकिन उससे पहले जो उनके नुमाइंदे हैं, वो कुशनर्स हैं और वो दूसरे विक्टॉफ हैं, वो इस्लामाबाद आएंगे, ये मेरी बात लिख लें, क्योंकि मेरी इतलात ये हैं कि इस्लामाबाद को फिर सर्कल करके और उसको सील किया जा रहा है ताकि वो सिक्योरिटी के खतरात जो हैं वो ना रहे। तो मुझे लगता ये है कि एक राउंड यहाँ होगा। हाँ। और साइनिंग सेरेमनी जिसको कहते हैं रुखसती जो है वो शायद चाइना में होगी। आपकी बात। लेकिन बुखारी साहब, हमारे फील्ड मार्शल ने, सागदार साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने जितनी तकद्दो की है इन मुज़ाकरात को करवाने के लिए, इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट ख़त्म करने के में पाकिस्तान का किरदार है, तो आपको नहीं लगता कि ये सहरा भी फिर पाकिस्तान डिजर्व करता है? देखिए, इस बात को तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है, इस बात को तो पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया है। एक एक मुल्क का नाम लेके मैं कह सकता हूं, उसकी लीडरशिप, चाहे वो हेड ऑफ गवर्नमेंट थे चाहे वो हेड ऑफ स्टेट्स थे, जिन्होंने नाम लेके पाकिस्तान को कहा है कि इन दो मुतहारब ग्रुपों को 47 साल के बाद एक टेबल पे बिठाने का इतना बड़ा कारनामा जो है वो सिर्फ पाकिस्तान ने किया है। और दोनों ही साइड अभी तक मान रही हैं कि वी हैव ओनली वन आर्बिट्रेटर। हाँ जी, हमारे बीच सिर्फ एक ही सालिस है और उसका नाम है पाकिस्तान। और बुखारी साहब, तो ये सेरा तो कहीं नहीं जा रहा। हाँ, ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है कि अगला फाइनल राउंड भी मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में हो और उसमें चीन और रशिया के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हों, क्योंकि हम गारंटीज की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप जी। ये भी हो सकता है कि मुज़ाकरात का सेकंड राउंड यहीं हो, यहीं से लीड करे एक एग्रीमेंट की तरफ जिसके ऊपर सारे स्टेक होल्डर्स और इंटरनेशनल सुपर पावर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हों। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है जी। और मैं समझता हूँ, जैसा मैंने कहा, ट्रम्प्स विजिट टू चाइना इज इम्पॉर्टेंट, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स इन इस्लामाबाद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपने जिक्र किया हमारे फील्ड मार्शल का और हमारे यकीनी तौर पे वो एक लम्हे के लिए भी इस पूरी सूरत हाल से गाफिल नहीं रहे हैं, बल्कि बहुत एक्टिवली परसू करते रहे हैं दोनों पार्टीज को, चाहे वो अमेरिका है चाहे वो ईरान है, और इसके साथ साथ तमाम खलीजी रियासतों को। आप ये देखिए, बावजूद इसके कि हमारे ताल्लुकात की नौयत ईरान से क्या है, हमने उस अटैक को जो यूएई पर हुआ है शदीद तरीन अल्फाज में उसकी मजम्मत की है। और हमारी जो ये सालसी की कोशिशें हैं उसको जितनी पजीराई मिल रही है, अभी कल ही तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हम अप्रिशिएट करते हैं जो पाकिस्तान की। और एक और पाकिस्तान की बुखारी साहब कामयाबी कि अब जो ऑपरेशन फ्रीडम को भी टेम्परेरीली, ऑल्दो ट्रम्प कह रहे हैं हॉल्ट किया, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के उनके रिक्वेस्ट के ऊपर ऐसा किया गया। तो इस पर हमारे वज़ीर आज़म ने भी ट्रम्प का शुक्रिया अदा किया है, जरा वो देखिए। ईरान और अमेरिका के दरमियान 11 और 12 अप्रैल को पिछले महीने मुज़ाकरात हुए और मैं ईरान की क़यादत और अमेरिका की क़यादत का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की दावत पर वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और फिर आर्जी जंग बंदी पर मुत्तफ़िक़ हुए
और सालची के हवाले से पाकिस्तान की उन्होंने दावत कबूल की। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये बातचीत देर पा अमन में जल्द बदलेगी और इस खत्ते में अमन कायम होगा और मजीद जाने जाया नहीं होंगी इंशाअल्लाह। यहाँ पर मैं फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ, जिन्होंने फरकैन को जंग बंदी और मुज़ाकरात की मेज पर बिठाया, उनको कायल किया, और फिर मैं इस बात का गवाह हूं कि उन्होंने शबाना रोज भरपूर कोशिशें की जो कि अभी तक जारी हैं, और तारीख इंशाअल्लाह इन काफिशों को हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। जी बुखारी साहब, ये देखिए, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। ये तो हमने कोई भी नहीं ये कह सकता कि सिर्फ दावा कर रहे हैं। इसको एक्नॉलेज किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जी इसको एक्नॉलेज किया दुनिया भर की लीडरशिप ने कि पाकिस्तान का रोल जो है वो एनविएबल भी है, एक रोल मॉडल भी है, और बड़े से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको बिलाखिर मुज़ाकरात की टेबल पे ला के ही हल किया जा सकता है। लुक बैक एट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लुक बैक एट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कितनी हलाकतें हुई, कितनी बड़ी देर तक, साल तक वो चली, लेकिन इसके बावजूद अल्टीमेट नतीजा निकला मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर। हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान के नाम पर ये पॉजिटिव बात जो है ये लिखी जाएगी तारीख के पन्नों के ऊपर कि हमने ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे दो मुतहारिब ग्रुपों को हाँ जी, न सिर्फ एक मेज़ पर बिठाया, अमन कायम किया, और अल्टीमेटली वो किसी नतीजे पर पहुंचे जिससे इस पूरे खित्ते में अमन कायम होगा। बिल्कुल बुखारी साहब, जैसे पाकिस्तान का रोल सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा, उसी तरह इसराइल का जो रोल है इसके अंदर वो भी स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। तो इसराइल क्या नई प्लानिंग्स कर रहा है, उसके ऊपर ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, CNN के रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल जो है वो ईरान के तवानाई के तनसीबात को और सीनियर क़यादत को एक दफ़ा फिर से निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। बरतानवी मीडिया भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो भी मुआहिदा तय पा रहा है, इसराइल उससे बिल्कुल लाइल है, उसको कम्प्लीटली बाहर रखा जा रहा है सारी इक्वेशन से, तो वो किसी और हमले का प्लान कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूँ, और मेरे ख्याल से हमारे नाज़रीन को भी ये बात समझनी चाहिए। इसराइल एज वन एंटिटी इज़ नथिंग। अगर वो सिर्फ एक हो ना तो उसके लिए तो सिर्फ अपने गज़ा में जो कुछ हुआ है ये नहीं होता जी। हमास उसके लिए काफ़ी थी, लेकिन चूंकि सपोर्ट पीछे से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और पूरे यूरोप की थी सब, इसलिए वो उसको वो चढ़ चढ़ के बातें करता था। अगर अकेले इसराइल ने निपटना हो ईरान के साथ जी। तो ज़रा सोचिए तो सही कि जो निपट लिया है दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के साथ, वो इस इसराइल का क्या हाल करता, और इस जंग में क्या हुआ है इसराइल के साथ ज़रा पूछ के देखें। पूरी कौम 1 महीना 3 दिन तक बंकरों से बाहर नहीं निकली, ये देखने के लिए भी तबाही कितनी हुई है, और जब वो निकले हैं तो उनको पहली दफ़ा पता चला जंग होती क्या है। तो इसलिए एक तो मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि गीदड़ भभकियाँ जो हैं ये आती हैं। अगर अमेरिका की सपोर्ट नहीं होगी इसराइल को, अगर अमेरिका कमीनगी करे, अगर अमेरिका अंडर हैंड सपोर्ट उसको करता रहे तो वो करेगा, लेकिन अगर अमेरिका ईरान के साथ कमिट कर ले कि आइंदा जंग नहीं होगी और वो इसराइल को इनकरेज नहीं करेंगे, इसराइल को मैक्सिमम वेपनाइज नहीं करेंगे, तो इसराइल की मजाल नहीं है पंगा ले ले ईरान के साथ। ये बात याद रखें। बिल्कुल बुखारी साहब, ये इसराइली ज़राए से भी खबर है, बरतानवी मीडिया से भी ये खबर है कि इसराइल को बिल्कुल इल्म नहीं है जो भी मुज़ाकरात या जो भी मुआहिदा अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रहा है। क्या डेलिबरेटली अमेरिका इसराइल को लेट अस मेक इट अ टेस्ट केस। आप मुझे बताइए कि मैं और आप कभी तस्वुर कर सकते हैं कि अमेरिका मुज़ाकरात कर रहा है और नेतन्याहू को पता ना हो क्या हो रहा है? बिकॉज अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है वो नेतन्याहू की खातिर ही तो कर रहा है। वो एप्स्टीन फाइल्स जो हैं वो ले दे के बैठ गई हैं भाई ट्रंप को। हाँ। उसके तहत वो आउट राइटली जो मदद कर रहा है, अगर वो मदद पीछे से आप हटा दें तो फिर तो नेतन्याहू से तो 2-2 हाथ किए जा सकते हैं किसी वक्त भी। उसके लिए तो हिजबुल्लाह अभी भी काफ़ी है, उसके लिए हौजीज काफ़ी हैं। या फिर ट्रंप को रियलाइज हो गया है कि इसराइल स्पॉइलर का किरदार अदा कर सकता है। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिकन कौम ने जब ये फतवा जारी कर दिया कि दिस वॉर इज नॉट आवर वॉर, जब उन्होंने बबांगे दोहल ये कह दिया दिस इज नेतन्याहूज वॉर,
तो फिर मुझे बताएं इसमें कौन सी गुंजाइश बाकी रह गई है। ट्रंप तो फंसे हुए हैं दोनों तरफ से, अपनी कौम डिसोन कर रही है उनको, जिस तरह की आवाज़ें आ रही हैं वहाँ से, और जिस तरीके से अंदर उखाड़ पिछाड़ हो रही है, हाँ जी, वो सब कुछ इस बात का खुला सबूत है कि पूरी अमेरिकी कौम और पूरी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टैब्लिशमेंट हाँ जी, प्रेसिडेंट ट्रंप की जंग के साथ नहीं है। बिल्कुल। बुखारी साहब, CNN तो अमेरिका को भी इस मामले के अंदर इन्वॉल्व समझती है, और वो उनके अकॉर्डिंग इसराइल और अमेरिका दोनों ये प्लान कर रहे हैं ताकि मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर ईरान को मजीद वल्नरेबल कर दिया जाए। CNN हम जानते हैं उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप क्यों बरसते रहे हैं, बिकॉज नॉट ओनली CNN, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम, और ये जो एजेंसी का नाम आपने बताया है, और अपने न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट एंड CNN, फेक न्यूज़, वो तो उनकी शक्ल देख रहे, उनके नुमाइंदे की शक्ल देखते हैं तो आप ट्रंप की हालत देखा करें क्या बनती है। बिल्कुल। उनके किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं वो जी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने मुल्क के उस मीडिया को, बिल्कुल, जिसने अमेरिका को सुर बनाने में हमेशा किरदार अदा किया है, फेक न्यूज़ कहेंगे तो फिर आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी अंडरमाइन हो जाती है। बिल्कुल। बुखारी साहब, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं, वो जरा देखिए। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, एपिक फ्यूरी, और तमाम तर मकासद हासिल कर लिए हैं। देखिए वही मैंने कहा ना कि बड़के हैं, जितनी मर्जी मार लें आप। देखिए दो बातें याद रखें। पहली बात तो यह है कि ईरान ने कहा था कि जिन लोगों को मारने और जिन नेवी को डुबोने का इन्होंने ऐलान किया है वो हमारी छोटी छोटी बोट्स थी और कुछ उसमें से सिविलियन बोट्स थी जी। अब मसूफ खुद फरमा रहे हैं कि 100 के करीब सिविलियन जो है, 10 सिविलियन सेलर जो है उसमें हलाक हुए हैं जी। कहने का मतलब यह है कि आप छोटी छोटी वारदातें करके उसको बहुत बड़ा चढ़ा के पेश करके आप अपनी सुपर पावर का इमेज बरकरार रखना चाहते हैं। द फैक्ट रिमेन्स, आपको मार पड़ी है, आपको अबनाए हुर्मस में कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई है, और आप उसको कवर करने के लिए अपने अवाम को ये तासुर देने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि हम तो जीत गए, जी हम बुखारी तो साहब, जीत गए। जी आप ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पर चीन के दौरे से पहले पहले ये जो है वो जंग खत्म हो जाएगी। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके भारत के अंदर क्या कुछ चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, भारत के पंजाब सूबे के अंदर 2 धमाके हुए हैं, और 2 खालिस्तान जो ग्रुप है उसने जिम्मेदारी उसकी कबूल कर ली है, लेकिन बहुत सारी रियासतों के अंदर इस तरह की इंस्टेबिलिटी भारत के अंदर एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीजेपी गवर्नमेंट क्यों जो है वो इनके खिलाफ एक्शन लेने में, या क्यों इस पर खामोश क्यों है? देखिए पहली बात तो यह है कि भारत के अंदर 26 अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, हवा में नहीं है बिल्कुल जी। मिज़ोरम है, नागालैंड है, कश्मीर है, खालिस्तान है, असमीज़ हैं, बिहारीज, मैं नेम दम, बाकायदा जिनकी हिस्ट्री है। मुझे किसी एक इंडियन एनालिस्ट था, उससे मैं मिला लंदन में, उसने कहा हम कश्मीर पर इतना पैसा इसलिए सर्फ कर रहे हैं, इतने फौजी हमने इसलिए बिठाए हुए हैं कि अगर एक दफ़ा हिंदुस्तान के हिस्से बखरे होने की इब्तिदा हुई तो 26 मुल्क बनेंगे उसमें से। तो इसलिए ये खालिस्तान जो है इज़ ए रियलिटी। आपको याद है ट्रंप ने हलफ उठाने के फ़ौरन बाद जो है वो पतवंत सिंह के कहने के ऊपर जो उसको रिकग्नाइज़ किया था कि यस दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिख कम्युनिटी देयर। एक दूसरी बात यह है कि खालिस्तान की मूवमेंट आज की नहीं है। मास्टर तारा सिंह 1960s में आए थे पाकिस्तान कि हमारी मदद करें, हम सूबा अलहदा बनाना चाहते हैं। तो उस वक्त हमने फैसला किया था कि नहीं, हम नहीं चाहते कि कोई मुल्क टूटे। उसके बाद ये मूवमेंट जो है ये हर रोज़ ताकतवर से ताकतवर होती गई है। कभी आप इनको बाहर मिलें, इनकी यानी कुव्वत देखें तो आप हैरान रह जाएंगी। कनाडा, अमेरिका, इसमें बड़ी, और बरतानिया, इसमें बड़ी भरपूर तादाद में लोग जो हैं सिख वहाँ आबाद हैं, और वो बहुत रिच कम्युनिटी है, बहुत रिसोर्सफुल कम्युनिटी है। एक तो ये कि ये भारत से ज़्यादा देर भारत के साथ जुड़ा नहीं रहेगा, खालिस्तान ने बनना है एक दिन, हम तो शायद नहीं होंगे लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में ये देखेंगे। दूसरी तरफ आ जाइए मणिपुर। मणिपुर इज़ ए वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टेट टेररिज्म। पिछले 1 साल से मोदी साहब ख्वाब खरगोश की नींद सोए हैं। वहाँ के लोग कर्ज करते हैं उनको, उसको सिवाय गैर मुल्की दौरे करने के और कोई काम नहीं है। 40,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ कत्ल कर दिए गए हैं। वहाँ स्टेट टेररिज्म है, वहाँ प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है। तो ये जो सारा नक्शा है भारत का, अगर आप इसको सम अप करें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर कितना यानी कितनी शदीद रेजिस्टेंस है, और ख़ास तौर से बीजेपी गवर्नमेंट के, क्योंकि ये आरएसएस के नुमाइंदे हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। मोदी जो है इसने जो कुछ भारत में कर दी
भारत के लोग एक तवील अरसे तक उसकी कीमत चुकाते रहेंगे। ये जल्द ख़त्म होने वाले किस्से नहीं हैं। यकीनी तौर पर जितनी वो कहते हैं ना, वंस ए इंडिपेंडेंट मूवमेंट टेक्स प्लेस, यानी इज़ ऑन द सरफेस, ज़मीन पर आ जाए तो फिर वो अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचे बगैर नहीं रहती है। बिल्कुल बुखारी साहब, और मार्का हक को भी तकरीबन 1 साल जो है वो मुकम्मल हो गया। लास्ट ईयर 6 मई को ही स्टार्ट हुआ था। एंड अगेन भारत जब बार बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की बात करता है तो मेरा ख्याल है उन्हें मार्का हक याद रखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। सी यू ऑल टुमारो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।